अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खाबर। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की, जहां पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 एक मायूस कुन ख्वाब साबित हुई, जहां कौमी टीम एक भी मैच जीतने में कामयाब नहीं हो सकी और इवेंट से बाहर हो गई। आखिरी ग्रुप मैच में गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें रावलपिंडी में आमने सामने होने वाली थी, लेकिन मुसलसल बारिश की वजह से टॉस तक नहीं हो सका और फिर बिलाखिर मैच को मनसूख कर दिया गया। ये टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए कई लिहाज से तारीखी था, क्योंकि 29 साल बाद हमने देखा कि किसी बड़े आईसीसी इवेंट की मेज़बानी पाकिस्तान को मिली थी और जिसके इंतजामात बड़े बेहतर किए गए थे। लेकिन इंतजामात के साथ साथ जो सबसे ज़रूरी करने का काम था वो था कि हमें एक टीम अच्छी बनानी है, जो हम नहीं बना सके। शायकीन को ये उम्मीद थी कि ग्रीन शर्ट्स अपनी होम कंडीशंस का फ़ायदा उठाएंगे, अच्छा खेल पेश करेंगे, लेकिन मामलात इसके बिल्कुल बरक्स निकले। कौमी टीम पहले ही भारत और न्यूजीलैंड से शिकस्त खाकर टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी थी और अब बांग्लादेश के खिलाफ मैच मनसूख होने के बाद पाकिस्तान ने इवेंट का अख्ताम अब आखिरी नंबर पर किया है। पाकिस्तान की कारकर्दगी पर क्रिकेट माहिरीन और शायकीन शदीद मायूसी का इजहार कर रहे हैं और न सिर्फ कौमी टीम ने एक भी मैच नहीं जीता, बल्कि बांग्लादेश के मुकाबले में जब हम पाकिस्तान का नेट रन रेट देख रहे हैं वो भी कम रहा है। और इस सूरत हाल ने न सिर्फ खिलाड़ियों बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। कराची में खेले गए इफ्तिताई मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 रन से शिकस्त दी, जबकि दुबई में रवायती हरीफ भारत के खिलाफ जब खेले तो ग्रीन शर्ट्स को यकतरफा मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये वन साइडेड मैच था हिंदुस्तान के खिलाफ और ऐसा बहुत देर बाद हुआ कि पाकिस्तान ने इंडिया को टफ टाइम नहीं दिया। टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पीसीबी की पॉलिसीज पर भी कड़ी तनकीद की जा रही है। सोशल मीडिया अगर हम देखें तो सोशल मीडिया भरा हुआ है शायकीन और क्रिकेट माहिरीन टीम की कारकर्दगी पर, टीम की सिलेक्शन पर और कोचिंग स्टाफ के जो फैसले हैं उन पर सवालात उठा रहे हैं। और अब हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से भी कौमी टीम की कारकर्दगी पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की बदतरीन कारकर्दगी का नोटिस लेंगे। उन्होंने कहा कि क्रिकेट बोर्ड एक आज़ाद इदारा है, लेकिन वहाँ बड़े ओहदों पर बैठे लोग अपनी मनमानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और 50-50 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले मेंटर्स भी कोई अमली काम नहीं कर रहे। उन्होंने मजीद कहा कि यह सूरत हाल महज 1-2 साल की नहीं है, बल्कि गुज़श्ता कई सालों से हम यही सूरत हाल देख रहे हैं और ज़रूरत इस बात की है कि इस पर पार्लियामेंट और काबीना में भी तफसीली बहस की जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे नताइज से बचा जा सके। राना सनाउल्लाह ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूद इंतजामी मसाइल की निशानदेही करते हुए कहा कि बोर्ड में लोग अपनी ताकत के बलबूते पर आते हैं और ये हम सभी जानते हैं कि वो किस तरह से आते हैं और फिर अपनी मर्जी से फैसले करते हैं। सवाल वो ये उठा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोचेस और दीगर अमले को यूरोपीय मयार की तनख्वाहें देना जायज़ है, जबकि वो कारकर्दगी इसके लिहाज से कुछ भी बेहतर करने में हमें नाकाम नजर आ रहे हैं। मजीद उन्होंने कहा कि दीगर खेलों की एसोसिएशंस का भी यही हाल है, जहां रिटायर्ड अफराद बड़े ओहदों पर बराजमान होकर सिर्फ मराहत हासिल करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में इस नाकिस कारकर्दगी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल पर भी कई सवालात उठ रहे हैं। माहिरीन का यह कहना है कि कौमी टीम को सिर्फ खिलाड़ियों की सतह पर नहीं, बल्कि अब हमने देखना है कि जिस तरह से हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, कोचिंग की बात करें और बोर्ड के निज़ाम की बात करें, तो इन तमाम शोबों में इस्लाहत की ज़रूरत है। यह इवेंट पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए एक वेकअप कॉल साबित हुआ है, जहाँ सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत और पीसीबी इस मामले पर क्या इकदाम करते हैं। क्या आइंदा होने वाले वर्ल्ड कप और दीगर इवेंट्स में टीम की कारकर्दगी में कोई बेहतरी आती है या नहीं आती है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट राना आदिल ने हमें ज्वाइन किया। आदिल, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी में कारकर्दगी को मजमूई तौर पर आप किस तरह से देख रहे हैं? इस नाकामी की सबसे बड़ी वजह आप किसको ठहराएंगे? कौन इसकी सबसे बड़ी वजह रहा है? सर, इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी मैनेजमेंट है। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, जिन्होंने लास्ट टाइम जब भी हम यूएस में T20 खेलने गए थे तो वहां पे भी हम पहले राउंड में बाहर हो गए थे। तो वहां पे चेयरमैन साहब ने फरमाया था कि जी अभी पोस्टमार्टम होगा तो ये करेंगे वो करेंगे। तो उस पोस्टमार्टम जो उन्होंने किया उसका रिजल्ट आपने चैंपियन ट्रॉफी में भी देख लिया कि जो आपकी सिलेक्शन कमेटी बैठी है, आप पता नहीं कि वो चेयरमैन साहब के कहने पे ये सिलेक्शन हुई है या उन्होंने अपने ऑन डिसीजन लिए है। तो जो आपने सिलेक्शन की है तो वो तो हमने पहले बोल दिया था कि भाई ये टीम जो है इससे आप उम्मीदें छोड़ दें कि ये सेमीफाइनल खेलेगी, ये पहले राउंड में जो है ना बाहर हो जाएगी। तो वैसा ही हुआ कि हमारी टीम बाहर होगी। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि इस पे कोई अफसोस या पछतावे की बात है। जो आपने बोया वो काट लिया, तो इसमें पछतावे की बात ही नहीं। आदिल, बहुत से लोग ये कह रहे थे कि जिस दिन टीम अनाउंस हुई थी हम उसी दिन हार गए थे। बहुत से लोगों ने तनकीद की थी जो इन प्लेयर्स को शामिल किया गया था
अगर उन प्लेयर्स के हवाले से भी देखें, उस्मान खान भी नहीं खेल सके हैं, अगर खुशदिल शाह खेले हैं तो उन्होंने बाकी प्लेयर्स की निस्बत अच्छा ही परफॉर्म किया। जिन प्लेयर्स पर यह कहा जाता था कि हमारे मेन प्लेयर्स हैं, ये मैच विनर्स हैं, जिनमें हारिस रऊफ हैं, शाहीन आफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, बाबर की बात कर लें, हम रिजवान की बात कर लें, फ़खर जमान चले इंजर्ड हो गए, उनका इसमें शायद कोई कसूर नहीं है, लेकिन ऐसे प्लेयर्स, ऐसे बड़े नामों पर हम बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रहे थे, बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं हम इन पर, ये भी परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। तो इन फ्यूचर अब आपको लग रहा है कि इन्हीं के गिर्द घूमते रहेंगे हम? देखिए, आप बात कर रहे हैं कि जी जो नए प्लेयर शामिल किए, अब 10 की एवरेज से रन्स करने वाले फ़हीम अशरफ को आपने टीम में ले लिया, ठीक है। इसके अलावा आपने बोला जी खुशदिल शाह ने कुछ अच्छा किया। मुझे बताएं कि खुशदिल शाह ने क्या अच्छा किया एक मैच में? मैं बाकियों से कंपैरिजन कर रहा हूं, जब हम बाकियों से कंपैरिजन कर रहे हैं जी, अच्छा ठीक है, ठीक है जी जी नहीं सर, उसमें भी कंपैरिजन भी हम करें तो उसने कुछ अच्छा नहीं किया। एक मैच में उसने 64 रन की जो है इनिंग खेली है, और उसका नुकसान हमें जो है ना उसकी बॉलिंग से उठाना पड़ा कि मिड ओवर में जहां पे हमें विकेटें चाहिए थी, जहां पे हमें एक मेन स्पिनर चाहिए था, कि वहां पे हमारे पास कोई अच्छा बॉलर होता, हम उसामा मीर को ले सकते थे, फैसल अकरम को ले सकते थे। इसके अलावा जो है हमारे पास कोई रिस्ट स्पिनर होना चाहिए था, जैसे लेफ्टी हो जाता, जैसे वो सुफियान मुकीम था। तो इन बच्चों को हमने नज़रअंदाज किया। और दूसरा जो है मेन बात वही आ जाती है कि प्लेयर हमने कम्बिनेशन कुछ इस तरह से रखा है कि एक टीम में आपने एक सेटअप बनाया होता है कि जी कौन ओपन करेगा, कौन वन डाउन जाएगा। तो आपने देखा होगा कि रिजवान फैसले ही नहीं कर पाए, क्योंकि एक जो लीडर होता है उसको दिलेराना फैसले करने पड़ते हैं, जो कि मुझे रिजवान की कैप्टनसी में कोई ऐसी झलक नजर नहीं आई कि वो कोई दिलेराना फैसले कर रहे हो या इन फ्यूचर कर सकते हो। इसलिए हमें कैप्टन भी चेंज करने की जरूरत है। और जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है, इनको तो सभी को, जो भी लोग बैठे हैं सबको उड़ा के कोई नए सिलेक्टर लाने चाहिए जो मेरिट पे फैसले करे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि आपके डोमेस्टिक लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनको मौका देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से डोमेस्टिक सिस्टम की आप बात करें, आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी में हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट की कमजोरियों का अमल दखल है वो कितना ज्यादा है? इसके साथ साथ हमने देखा था कि चैंपियंस कप बड़ा अर्जेंसी में कराया गया था कि यहां से नया टैलेंट मिलेगा और अब टीम में वो नया टैलेंट आएगा। उस चैंपियंस कप से भी हमने कोई फायदा नहीं उठाया, वहां पर अगर किसी ने परफॉर्म भी किया तो उसको भी कोई चांस नहीं दिया गया। देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है या हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है क्रिकेट का, वो उस तरह से नहीं है जैसे ऑस्ट्रेलिया का है, इंग्लैंड का है। आपने देखा कि इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में वो बड़े नाम शामिल नहीं है, लेकिन उनके जो नए प्लेयर हैं, इक्का दुक्का तो हर टीम में होते हैं कि जो पुराने होते हैं, लेकिन ज्यादा जो है टीमें आजकल यंग ही हैं, ठीक है। तो हमारा जो एक डोमेस्टिक लेवल है वो उस लेवल का नहीं है, कि हमने कभी तरजीह दी नहीं है। अगर डोमेस्टिक लेवल पे भी कोई बच्चा परफॉर्म कर रहा है तो हमारी तरजीहात उस बच्चे की परफॉर्मेंस पे नहीं होती कि हम इसकी परफॉर्मेंस को देख के जो है इसको टीम में लेके आए। हमारे जो एक सिस्टम है कंट्री का, वो एक जिसको बोलते हैं कि सिफारशी सिस्टम, कि यहाँ पे सिफारिश चलती है, रेफरेंस चलते हैं, जिसके बैक पे रेफरेंस है वो टीम में आ जाता है। हमें ये नहीं ख्याल कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे जाके इन्होंने अपनी कंट्री को प्रेजेंट करना है, ये लोग वहाँ पे जाके हमें शर्मिंदा करवाएंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लेके कोई बंदा चले कि मैं मेरिट पे फैसले करूं। यहाँ पे जो जिसका रेफरेंस है, जहाँ पे जितना किसी का चलता है वो चलाता है। आदिल, हमने ये भी देखा हिंदुस्तान के मैच में हमारी जो टीम के प्लेयर्स हैं वो हमें कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे थे। इसकी वजूहत आप क्या समझते हैं, क्या हो सकती है, इसका सोल्यूशन क्या है? हमेशा से ही हम इस बड़े मैच में क्यों इतना प्रेशर में आ जाते हैं? और ये तमाम वो खिलाड़ी हैं जो मिनिमम भी 5 साल से खेल रहे हैं, कुछ तो ऐसे में हैं जो 8 साल से भी खेल रहे हैं, 10 साल से भी खेल रहे हैं। कितने आईसीसी टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं, कितनी लीग्स खेल चुके हैं। बात प्रेशर की नहीं है, एक होता है कि आप एम लेके जाते हो कि मैंने जीतना है। हमारी टीम जो है वो किसी इस इंटेंट के साथ ग्राउंड में पहले दिन से ही नहीं गई कि हम जीत के इरादे से, जीत के जज्बे से जो है वो मैदान में उतर रहे हैं। रही बात इंडिया की, कि इंडिया के सामने, इंडिया के, मुझे तो जो भी हमारे 2 मैच हुए हैं चैंपियन ट्रॉफी के, तीसरा वो कहते हैं कि अल्लाह की जात बेहतर करती है, शुक्र करें कि तीसरा मैच बारिश की नजर हो गया, वरना शायद हमें यहाँ पे भी जो है ना बंगाली जो स्पिनर हैं उनकी जो है ना हद से चढ़ जाते हैं हमारे बैट्समैन, तो हमारे लिए बड़ी एक शर्मिंदगी का बायस था। मैं तो समझता हूँ कि अच्छा हो गया कि तीसरा मैच नहीं हुआ, वरना जो हमारे प्लेयरों की परफॉर्मेंस थी तो उससे तो लग रहा था कि बांग्लादेश से भी हम पिटेंगे।
रही बात इंडिया के साथ कि हम इंडिया के साथ प्रेशर में, आज तक मुझे ये नहीं समझ आती कि इंडिया के साथ हम कहते हैं जी कि हमारी जो है बॉलिंग बड़ी अच्छी है, इंडिया की बॉलिंग जो है वो मजबूत नहीं है। आप 87 से स्टार्ट करें, 87, 92, 96, 99, 2003, 7, 11, 15, 19, कोई एक आईसीसी का मतलब वर्ल्ड कप का मुझे मैच बताओ कि जहां पे उनकी बॉलिंग ने हमें डोमिनेट नहीं किया हुआ। मुझे तो ऐसे लोगों पे भी हंसी आती है कि जो टीवी चैनल्स पे बैठ के कहते हैं कि हमारी बैटिंग बड़ी स्ट्रांग है और इंडिया की जो है वो बॉलिंग स्ट्रांग नहीं है। इंडिया ने आईसीसी जितने भी इवेंट्स हैं हमें डोमिनेट किया है तो अपनी बॉलिंग से किया है। कि ज्यादातर हम अगर चेजिंग पे गए हैं तो हमसे रन ही नहीं हुए, अगर हमने पहले बैटिंग की है तो फिर भी हमारी बैटिंग, तो फिर हम उसको डिफेंड नहीं उस तरह से कर सके। अच्छा, अभी आदिल आपको किस तरह से लग रहा है, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको फिर अब वक्त आ गया कि हमें थोड़ा सा रेस्ट दे देना चाहिए, उन पर वर्किंग करनी चाहिए, दोबारा डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं, अपनी परफॉर्मेंसेस दें, फिर दोबारा टीम का हिस्सा बने? कौन से ऐसे नाम हैं आपको लगता है जिन पर दोबारा काम करने की जरूरत है? सर मेरे पास में हो तो मैं तो इनको 11 के 11 को बाहर में बैठा दूं, जो इन्होंने हमें शर्मिंदा करवाया है कि 29 साल के बाद इतना बड़ा इवेंट्स हो रहा है तो आप उसमें इस तरह की कारकर्दगी दिखा रहे हो। आप देखें कि इवेंट से बाहर होने की वजह से हमें फाइनेंशियली कितना नुकसान होगा। मतलब जहां पे हमें जैम पैक स्टेडियम मिलने चाहिए थे पाकिस्तान के इन होने की वजह से, अब वहां पे बस चंद शायकीन जो हैं वो जाके मैच देख रहे हैं। तो चेंज की बात है तो देखिए बाबर आउट ऑफ फॉर्म जा रहा है, दूसरे मतलब अब कैप्टन हमारा, तो कैप्टन क्या कर रहा है, वो भी कुछ नहीं कर रहा मेरी नजर में। फखर है वो इंजर्ड हो गया, उसको वैसे ही रेस्ट मिल जानी है। तो हमेशा हर कंट्री का एक रूल यही रहा है कि अगर कोई प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म जाता है आप उसको रेस्ट दें, वो आपके जो डोमेस्टिक है डोमेस्टिक में जाके खेले, वहां पे परफॉर्म करे, देन वो अपना कमबैक करे। तो यहाँ पे वो सीन नहीं है। लेकिन आदिल प्रॉब्लम ये है, जैसे आपने भी कहा कि 11 के 11 इन खिलाड़ियों को हम आउट कर दें, लेकिन ये बात तो पीसीबी चेयरमैन इतनी बार कह चुके हैं कि हमारे पास तो रिप्लेसमेंट ही कोई मौजूद नहीं है। ये कितना अनफॉर्चुनेट है? सर चेयरमैन साहब को मैं कहता हूं कि मुझे जैसे 48 घंटे का टाइम दे दें, ठीक है, ये 11 की बात करते हैं, मैं इनको 30 प्लेयर ऐसे करके दूंगा इसी पाकिस्तान से कि जो इनसे अच्छा खेलेंगे। ये कहने की बात ही होती है कि जी प्लेयर नहीं है, बेशक हमारी कंट्री छोटी है, 25 करोड़ आवाम का मुल्क है, तो यहाँ पे 25-30 प्लेयर जो है वो निकालना कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे अच्छे से अच्छा बॉलर है, अच्छे से अच्छा बैट्समैन है, लेकिन मसला ये है कि वो सिलेक्टर या बोर्ड की नजर में आते नहीं है। बच्चे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या तो वो गरीब घरों से हैं, उनके पीछे कोई अच्छी स्पोर्ट नहीं है, तो जिसके पीछे अच्छी स्पोर्ट है उसको तो परफॉर्मेंस की भी पाकिस्तान में जरूरत नहीं है, बस वो वैसे ही आ जाएगा क्योंकि उसके पास रेफरेंस भी मौजूद है। यहाँ पे परफॉर्मेंस को नहीं देखा जाता, रेफरेंस को देखा जाता है, जिसके बैक पे रेफरेंस है अब वो टीम में इन हो जाएगा। मेरिट यहाँ पे हमारी कंट्री में है ही नहीं है जी। लेकिन अभी आप किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से वजीर आजम के मुशीर हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने भी कहा कि अब नोटिस लेंगे वजीर आजम भी इस पर, आपको लगता है इस ऐलान से कोई अमली तब्दीली आएगी? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है उसके लिए भी कोई मुश्किल हो सकती है, मैनेजमेंट में भी काफ़ी चेंजेस हो सकते हैं। राना सनाउल्लाह ने जिस तरह से बातें की हैं शायद उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन उनके लिए भी मुश्किल हो, क्योंकि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी हैं और कोई इतनी ज़्यादा हमने देखा कि हुकूमती अराकीन की भी नहीं चलती उनके सामने। अब देखिए बात यह कि अगर राना सनाउल्लाह साहब या वज़ीर आज़म साहब ठीक से मेरा ख्याल है कि अवाम की तरफ ही ध्यान दे ले तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। वो कहते हैं कि जिसका काम उसी को साजे, तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या राना सनाउल्लाह साहब हैं तो वो अवामी अमूर पर ज़्यादा ख्याल रखें तो वो ठीक है। रही बात क्रिकेट की कि क्रिकेट पे कुछ मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड खुद मुख्तार इदारा है और हमारे माशाल्लाह चेयरमैन सब छाए हुए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके फैसलों में कोई इंटरफेयर कर सकता है या करेगा। तो इसमें तो बस बातों की हद तक मुझे ये, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि जिसका काम उसी को साजे, तो ये तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी क्रिकेट के को माहिर तो है ही नहीं है। हमने तो जो क्रिकेट के माहिरीन हैं उनको साइडलाइन किया हुआ है। अगर हम कोचेस के हवाले से बात कर लें, हम दीगर मैनेजमेंट के हवाले से बात कर लें, जब हम सेलेक्टर्स को देखते हैं तो खबरें हमें सुनने को मिलती हैं कि कुछ एनालिस्ट हैं जिनको अब सेलेक्टर बना दिया गया है। एट दी एंड खेलना खिलाड़ियों ने ही है, तो आपको लगता है कि अब ये हम खिलाड़ियों को ही तब्दील करें, हम मैनेजमेंट की तरफ देखें, यहां पर करना क्या चाहिए? देखिए बात यह है कि मैं पहले भी काफी बार ये बात बोल चुका हूं और भी हमारे दोस्त बोलते हैं, हमारे बोलने से अगर कुछ फर्क पड़ता तो शायद जब ट्राई नेशन हम खेल रहे थे तो उसी टाइम हमारी आवाज को सुना जाता और टीम में कुछ चेंजिंग लाई जाती और शायद आज हम चैंपियन ट्रॉफी में इन रहते।
तो रही बात के चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, मैंने हमेशा से बोला है कि एटलीस्ट 50+ टेस्ट मैचेस खेला होना चाहिए, को 100 वनडे होने चाहिए, जिसको क्रिकेट का हाउ नो पता हो कि भाई क्रिकेट है क्या चीज। अब आपने क्रिकेट में सियासत को डाल दिया है कि एक बंदा जो है वो सियासत से मुंसलिक है, तो आपने उसको जो है क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगा दिया है, तो फिर क्रिकेट बोर्ड का सर क्या हाल हो सकता है। यही जो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आइंदा भी फिर इसी तरह के कुछ हमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे जो हमने चैंपियन ट्रॉफी में देखे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट राना आदिल हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और उम्मीद हम यही करते हैं कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट है, अब उस हवाले से भी सोचने की ज़रूरत है। जिस तरह से हुकूमत की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इस चीज़ का वज़ीर आज़म भी नोटिस लेंगे। और देखना यह है कि हम जब अक्रॉस दी बॉर्डर देखते हैं तो वहाँ पर जब चेयरमैन के हवाले से बात की जाती है तो एक ही चेयरमैन है, यहाँ पर 3-4 सालों में 6 चेयरमैन तब्दील हो चुके हैं, जिसकी वजह से सारा सिस्टम डिरेल होता हमें दिखाई देता है। और प्लेयर्स पर भी एक्स्ट्रा प्रेशर हमें महसूस होता दिखाई देता है। जब बाबर से कैप्टनसी लेकर शाहीन को दी गई, शाहीन से कैप्टनसी लेकर एक बार फिर से बाबर को कैप्टनसी दी गई, तो इससे भी जो पाकिस्तानी क्रिकेट के प्लेयर्स हैं टीम के अंदर भी हमने देखा कि बहुत से ऐसे इख्तलाफात थे तो फिर मंजर आम पर भी आते रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। PDMA ने हंगामी अलर्ट भी जारी कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के शुमाली इलाकों में शदीद बर्फबारी और बारिशों के नतीजे में इस वक्त हम देख रहे हैं कि निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो चुका है। बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग की वजह से मुतादिद सड़कें बंद हो चुकी हैं, जबकि मुख्तलिफ हादसात में कीमती जानों के ज़िया की इतलात भी मौसूल हुई हैं। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी PDMA ने सूबे के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी हैं। रेस्क्यू 1122 समेत दीगर एमरजेंसी इदारों को भी तैयार रहने का हुक्म दिया गया है ताकि किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बर्फबारी ने मामूलात ज़िंदगी को भी शदीद मुतासर कर दिया है। जिस तरह न्यू की स्क्रीन पर आप इस वक्त मुनाजिर भी मुलाहिजा कर रहे हैं, गलियात में फंसे हुए सयाहों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। जबकि अयूबिया में एक मुसाफिर वैन हादसे का शिकार होने से 4 अफराद के जाम बहक होने की इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं। मौसम की शिद्दत के पेश नज़र शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई हैं। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद बारिशों और बर्फबारी का इम्कान है, जिसके नतीजे में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब ने हमें शो में ज्वाइन किया। अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में वक्त देने के लिए। लाहौर समेत पंजाब की अगर हम बात करें तो बारिशों का जो हालिया सिलसिला है ये कब तक जारी रह सकता है? जी बहुत शुक्रिया। जो करंट स्पेल है आज और कल, इसमें इंटेंसिटी बरकरार रहेगी। आज का दिन भी इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जो शुमाली इलाका जाते हैं बशमूल कश्मीर, गलियात और KPK के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, यहाँ जो कागान नारान के एरिया हैं, यहाँ पर आज भी एक शदीद बर्फबारी का स्पेल हो सकता है। और इस बात को महकमे मौसमियात ने आज से तकरीबन 5 से 6 दिन पहले बता दिया था कि ये शदीद किस्म का एक स्पेल होगा। तो एहतियाती तदाबीर के लिए भी पहले से ही वार्न कर दिया गया था तमाम मुतल्लिका इदारों और आवाम को। और अगर आप लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर में भी आज बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे, ताहम कल से ये सिलसिला जो है मुल्क के शुमाली इलाकों तक महदूद हो जाएगा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये मज़ीद मशरिक़ की जानिब मुंतकिल हो जाएगा। ठीक है, और अगर शिद्दत के हवाले से बात करें इन बारिशों की और शहरी इलाकों में, आपको लगता है कि अर्बन फ्लडिंग का भी कोई खदशा हो सकता है? नहीं जी, अर्बन फ्लडिंग का खदशा तो पॉसिबल नहीं है, ताहम जब पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फ़बारी होगी तो वहाँ के जो लोकल नदी नाले हैं उनमें तुग़यानी आ सकती है। जैसे आपने देखा कि कल भी जो शदीद बर्फ़बारी और बारिश हुई उसके साथ साथ जो है वो लैंड स्लाइडिंग भी हुई है, तो इसके इम्कानात आज और कल भी इन इलाकों में बरकरार रहेंगे। ठीक है, और इस हवाले से अगर जो सयाहती मकामात हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनको क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है जब हम शदीद बर्फबारी की बात कर रहे हैं या लैंड स्लाइडिंग के खतरे को देखते हैं? अंजुम साहब, आपसे एक बार फिर नाम मेमन तकरीब से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से बात करेंगे डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब से। अंजुम साहब, शदीद बर्फबारी या लैंड स्लाइडिंग के खतरे को अगर हम मद्देनज़र रखें तो सयाहती मकामात के लिए क्या एहतियाती तदाबीर फिर इख्तियार करनी चाहिए? सयाहों के लिए क्या एडवाइजरी है?
देखिए इस वक्त तो आई थिंक एक छोटा सा गैप है। आज तकरीबन मिड डे तक इतना बारिश जो है उसमें थोड़ा सा गैप है, पर आज शाम से दोबारा इन्हीं इलाकों में एक और स्पेल होने की तवक्को है। तो इस दौरान सयाह जो हैं वो कोशिश करें कि तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स रखें, स्पेशली जो है वो शदीद बर्फ़बारी के दौरान जो है सफ़र ना करें। मुतल्लिका जो अथॉरिटीज़ हैं, लोकल PDMA, NDMA या PDMA या डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो भी उनके ऐलानात हैं या उनके जो हैं उस पर अमल दरामद करें और कोशिश करें कि बारिश के दौरान या बर्फ़बारी के दौरान जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। ठीक है, और क्या ये जो हालिया मौसमी सूरत हाल है, आपको लगता है कि ये क्लाइमेट चेंज की ही एक अलामत है? जी देखें, जो इस वक्त हम स्पेल पाकिस्तान भर में देख रहे हैं ये मोस्टली हमारे यहाँ जनवरी में होते हैं, और इस साल हमने देखा कि जनवरी हमारा तकरीबन पूरा जो है वो ड्राई स्पेल में रहा, और ये शिफ्टिंग ऑफ सीजनल पैटर्न है। या आपके रेनी स्पेल्स जो हैं वो जनवरी से अब फरवरी के एंड या मार्च की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये बात है कि आप इसको कह सकते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज के इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर ज़ैगम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और मौजूदा जो इस वक्त हम मौसमी सिस्टम देख रहे हैं उसके मुताबिक जिस तरह से अंजुम साहब ने कहा कि जो टूरिस्ट हैं उनको ज़रा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह हैं, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाए तो बर्फबारी की जो शिद्दत है वो भी वहाँ पर जारी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का पाकिस्तान का मुख्तसर मगर अहम दौरा कई हवालों से खास अहमियत का हामिल रहा। इस दौरे में दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदे तय पाए, जिनमें बैंकिंग, कानूनी, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे शामिल हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वली अहद को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान से भी नवाजा, जो उनकी खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस में हुकूमत पर शदीद तनकीद की गई और आइन से मुतसादिम तमाम तरामीम ख़त्म करने का मुतालबा किया गया। इस इजलास में अपोजिशन के अहम रहनुमाओं को रोकने की कोशिशें भी की गई, जिससे सियासी माहौल मजीद गर्मा गया। वफाकी काबीना में भी तोसी कर दी गई, जहाँ 12 नए वफाकी वज़रा, 9 वज़रा मुमलिकत और 3 मुशीरों ने हल्फ उठाया। इस तोसी के बाद काबीना की तादाद अब 50 के करीब पहुँच चुकी है। ताहम अभी तक इन वज़रा को दिए जाने वाले कलमदानों का ऐलान नहीं किया गया। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार आमिर इलियास राना साहब। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले अबू धाबी के वली अहद के दौरे के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा। इस दौरे के दौरान होने वाले जो मुआहदे हैं वो आप क्या समझते हैं, कितने इंपॉर्टेंट हैं? जब भी कोई ऐसा दौरा होता है तो हमेशा यही सोचा जाता है कि इन दौरों से ये जो मफाहमी याददाश्तों पर दस्तखत किए जाते हैं, पाकिस्तान को हकीकी मुआशी फ़वाइद किस तरह से और कब तक हासिल होंगे? देखें जी, पहली बात तो यह है कि दौरा अपनी नौयत का इसलिए अहम था कि बहुत एतराज़ होते थे कि जी पाकिस्तान में तो कोई आ नहीं रहा, हम ही जा रहे हैं, हमारे वज़ीर आज़म जा रहे हैं, आर्मी चीफ जा रहे हैं और पता नहीं क्या हो रहा है। तो क्राउन प्रिंस का आना और ये मुफाहमती यादाश्तें नहीं बल्कि मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं। तो इसका मतलब है कि अब काम शुरू हो जाना है, और वो ज़ाहिर है पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से ही अहमियत का हामिल है। एक सिंबॉलिक होता है कि आप के साथ कौन राब्ते में है, आप किसके साथ राब्ते में है, और जवाबन उनकी तरफ से क्या हमारे साथ होता है कि अब हम मुआहदों की तरफ जा रहे हैं। जैसे अज़रबैजान वाला हुआ है कि वो अप्रैल में आके मुआहदे होंगे, क्योंकि उसमें कहा गया कि उसमें तमाम चीज़ें तैयार हो चुकी हुई हैं और अप्रैल के एंड पे अज़रबैजान के सदर आएंगे और मुआहदों पर दस्तखत हो जाएंगे। इसी तरह अब ये UAE के साथ हमारी बड़े अरसे से चल रही थी, अब आके मुआहदे हुए हैं। और सऊदी अरब का भी यही है कि जी मुफाहमती यादाश्तों पे हमने बहुत लंबा टाइम गुजार दिया, इमरान खान के दौर से यूं ही चल रहा है और वो पाए तकमील को नहीं पहुंचते। और जबकि हमसाया मुल्क इंडिया में उन्होंने रिफाइनरियां भी लगा दी और काम भी शुरू कर दिया कि वहां फटाफट होता है, और हमारे यहाँ चाहे SIFC बन गई है लेकिन वो तेजी नहीं आ रही, माहौल नहीं बन रहा। तो अब थोड़ा सा माहौल बनना शुरू हुआ। मेरे ख्याल में ये एक पॉजिटिव जेस्चर था उनका आना, चाहे वो सुबह आए और शाम में चले गए, लेकिन चूंकि तमाम चीज़ें तैयार थी और फिर हमने जिस तरीके से सदर और वजीर आजम गए वहाँ पे उनको एयरपोर्ट पे लेने, जैसे तैयब अर्दवान को भी लेने गए थे, तो ये एक सिंबॉलिकली भी हो गया। और एग्रीमेंट होने के बाद अब अमल दरामद उन पर शुरू होना है, और ज़ाहिर है पाकिस्तान में वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बड़ी अहमियत के हामिल है।
ठीक है। अच्छा आमिर साहब, आप किस तरह से समझते हैं पाकिस्तान और यूएई के दरमियान ताल्लुकात की बात करें, इक़्तिसादी ताल्लुकात की बात करें, पहले भी बहुत ज़्यादा मजबूत रहे हैं। स्पेसिफिकली मैं ये जानना चाह रहा हूँ या आवाम ये जानना चाह रहे हैं कि इस दौरे में कोई गैर मामूली पेशरफ्त आपने देखी? देखिए, गैर मामूली पेशरफ्त है यही जो मैंने अभी आपको बताई है कि उनका आना और मुआहदे हो जाना, क्योंकि मुआहदे मुफाहमती यादाश्तों से आगे हम जा नहीं रहे थे, अब हम एग्रीमेंट्स पे, मुआहदों पे आ गए हैं और अब तो फिर उन पे काम शुरू हो जाना है ना, जब एग्रीमेंट साइन हो चुका होता है। यही वो असल बात थी जो जिसकी पाकिस्तान को जरूरत है और जरूरत रहेगी कि हम गपशप की हद तक के जी बस ये भी सोच रहे हैं, ये भी कर ले, हम तय कर लेंगे, लेकिन अब तय होने से मामला आगे अमल दरामद की तरफ चले गए हैं। तो ये असल वैल्यू है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में वो आ रहे हैं, सेंट्रल एशिया के साथ जो कनेक्टिविटी है उसके अंदर वो हमारे साथ मिल रहे हैं, ये सबसे अहमियत की हामिल बात है। ठीक है। और जिस तरह से प्रोजेक्ट्स कुछ डिस्कस किए गए हैं जिसमें कानकुनी है, रेलवे की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आपने भी कहा, यूएई की जो सरमायाकारी है पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम में किस हद तक आप ये समझते हैं मुआविन साबित हो सकती है? अभी खुद आपने अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि अगर हम अक्रॉस दी बॉर्डर देखते हैं तो वहाँ पर अगर प्रोजेक्ट अनाउंस होते हैं किसी भी कंट्री के साथ या सऊदी अरब के साथ, वहाँ पर काम बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। आपको लगता है कि अब थोड़ा सा स्पीडअप करने की ज़रूरत है इन चीज़ों को, या आप ये देख रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि चीज़ें स्पीडअप अब उसी तरह से हो रही हैं जैसे होनी चाहिए? नहीं, स्पीडअप होनी चाहिए, बल्कि और ज्यादा होनी चाहिए। SIFC कोऑर्डिनेशन के लिए बनाया गया ना तमाम पाकिस्तानी इदारों के दरमियान में और साइन होने में, तो वो अपनी जगह किरदार अदा कर रहा है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं हो रहा जैसे इंडिया में हो रहा है। तो ये इस पे मुतमईन नहीं हो जाना चाहिए कि जी चूंकि यूएई के साथ मुआहदे हो गए, बहुत सारे हैं चीजें हमारी जो कानकुनी के, जैसे जो आपने 2-4 चीजें हम कहे इंफ्रास्ट्रक्चर पे कहें, ये बहुत लंबा काम है हमारा कि हमारे साथ, हमारे वहां तो इंडस्ट्री चलेगी तो काम बनेगा ना, क्योंकि हमारे पास तो ज़र मुबादला की कमी है और इंडस्ट्री चलेगी तो एक्सपोर्ट भी होगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो ये सब चीजें एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। बहरहाल देर आयद दुरुस्त आयद, हम इसको यही कह सकते हैं, लेकिन SIFC को और बाकी तमाम इदारों को मिल के, जैसे सऊदी अरब के साथ बहुत चीजें पेंडिंग है, कतर के साथ पेंडिंग है, उनको हल करना चाहिए और उनके मंसूबों पर अमली तौर पर काम होता हुआ हमें नजर आना चाहिए। ये असल इशू है। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ एक और इशू भी है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जो एलामिया जारी किया गया, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? ये किसी बड़े सियासी महाजराई का इशारा आपको लग रहा है? जिस तरह से थोड़े दिन से हम देख रहे थे कि बार बार ही कहा जा रहा था कि हमें तो कॉन्फ्रेंस के लिए कोई जगह भी अवेल नहीं हो पा रही है, वहाँ पर जो होटल इंतज़ामिया है उनको धमकी दी जा रही है। दो तरह से है। एक तो ये है कि स्टेट ने PTI को कोई रास्ता देने का फैसला नहीं किया। ये एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस जिसमें बज़ाहिर महमूद खान नचकदई और शाहिद खाकान अब्बासी को आगे किया गया था, है तो PTI की। एक इस कॉन्फ्रेंस के मुंतजमीन ने महरंग बलोच और मंजूर पश्तीन से बिरत इख्तियार कर ली, पीछे हट गए कि वरना इमरान खान साहब ने तो भरपूर जोर दिया था ना कि इनके साथ भी बहुत कनेक्शन करें और बुलाएं, और अब शाहिद खाकान ने कहा नहीं, हमने इनको मदऊ ही नहीं किया, बस जबकि पहले सारा जोर यही था कि हम इनको भी बुला रहे हैं। तो इनको जो मैसेज मिला, इनको समझ आ गई कि हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए और वो पीछे हट गए, जो कि अच्छी बात है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के जो कामरान मुर्तजा और गफूर हैदरी गए, वो बतौर मुबस्सर गए और उन्होंने कहा कि हमारा एलामिया पे दस्तखत भी नहीं है, हम इसको नहीं तस्लीम कर रहे, क्योंकि उसमें आईनी तरमीम कहा गया, गैर आईनी 26वीं तरमीम नहीं लिखा गया जो मैंने पढ़ा, लेकिन मसला तो वही, एक ही तो तरमीम हुई है। उस पर JUI ने, वो कहती है हमने PTI को ऑन बोर्ड रखा, आखिरी वक्त तक सब चीजें इनकी मंशा के मुताबिक कराई और हमने जाके वोट दिया। अब ये भाग रहे हैं तो हम तो नहीं भाग रहे ना उन चीजों से। यहाँ पे जो एक बड़ी स्ट्रीट पावर PTI के बाद अगर किसी के पास है तो वो JUI है, तो वो तो अभी तक इनके साथ नहीं मिले। कोशिशें जारी हैं। वैसे हिज़्ब इख्तिलाफ का इकट्ठा होना किसी भी तरह बुरी बात नहीं है। पाकिस्तान में जमहूरी कल्चर में ये ज्यादा अच्छी बात हो कि हिज़्ब इख्तिलाफ इकट्ठी हो और मुश्तरका मुतालबात करे। अच्छा, जब हिज़्ब इख्तिलाफ इकट्ठी होगी तो आगे चल के बातचीत का रास्ता भी बन जाएगा। PTI ने जिस तरीके से लोगों के जहनों में फौज के खिलाफ चीजें भरी हैं, जो फौज भी बार बार कह रही है, वो उसने ना बहुत ज्यादा शक्कों को शुबहात डाल दी हैं। तो ना बातचीत हो रही है, ना बेल मंडे चढ़ रही है कि भाई कहाँ जाना है, किस तरह जाना है। तो अब अगर ये सियासी जमातें बाकी मिल के कोई प्लेटफॉर्म बनाएंगी, और फिर जाहिर है कि अभी तो बात वो कभी कह देते हैं हम आर्मी से करेंगे, और आर्मी से बात ये करेंगे कि आप बैरकों में चले जाएं, आप बॉर्डर पे चले जाएं। लेकिन अब ये हम एस्टैब्लिशमेंट को अगर हम हकीकत समझते हैं जो कि है, तो फिर ये रास्ता इस तरह नहीं होना कि आप उनको प्रेस टॉक में और कॉन्फ्रेंसों में कह देंगे। आपको अपने अमल से साबित करना होगा कि आप कर भी रहे हैं और उनके साथ बातचीत के बदले में नफरतों की निशानियां नहीं पैदा कर रहे।
अगर ये समझ जाएंगे तो फिर बातचीत भी बन जाएगी। लेकिन आमिर साहब, ये तो हमने देखा कि मुतअद्दिद बार होता है कि अगर मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो फिर लबो लहजा है वो नरम हो जाता है, ट्वीट्स का जो सिलसिला है वो थोड़ा सा माइल्ड हो जाता है, लेकिन जैसे ही मुज़ाकरात कहीं ख़त्म होते हैं या सबूताज होते हैं या कोई भी इशू क्रिएट हो जाता है, उसके बाद फिर से वो जो हम देखते हैं वो जो एक तरीका है बात करने का वो तब्दील हो जाता है, सख्त रवैया अपना लिया जाता है। माजी की कुछ ऐसी यादें हैं, तल्ख यादें हैं पाकिस्तान की, जब हम सकूत ढाका की अगर बात करें तो इस तरह की ट्वीट्स कर दी जाती हैं, तो फिर हालात तो किसी सूरत भी नॉर्मल नहीं होंगे। आपके सारे सवाल में अगर कोई लफ्ज मिस है तो वो है कि ये पीटीआई के बानी की तरफ से जी बिल्कुल रवैया इख्तियार किया गया, ठीक है। तो जब उन्होंने देखा कि ट्रंप आने वाले हैं और मैं अगर मुज़ाकरात में बैठा रहा तो फिर मेरे लिए कौन बात करेगा, तो उन्होंने वो काम किया जो कोई सियासतदान नहीं कर सकता। किसी को सोच होना चाहिए कि पाकिस्तान इस तरह की अटकेलियों का नहीं चल सकता इस तरीके से कि आप कभी कुछ कहें और कभी कुछ कहें। तो अब उनको समझ आ रही है कि ट्रंप का टाइम भी काफी हो गया, आने के बाद ये तो समझ रहे थे पहला ट्वीट आएगा, दूसरी धमकी आएगी और तीसरे मैं रिलीज हो जाऊंगा। तो अभी तक तो इनको कोई रास्ता बना नहीं है। तो यही बात मैं कह रहा था कि अगर इमरान खान को समझ आ रही है कि मुझे सियासी जमातों को लेना है और सियासी जमातें ये कह रही हैं कि आप हमें यूज करके नहीं फेंक सकते, आपको हमारे साथ एग्रीमेंट करना होगा, आपको इख्तियार देना होगा, कोई पार्टी का दूसरी पार्टी का बंदा हेड बनेगा, तो कोई भी इनके साथ इस तरह चलने को तैयार नहीं है। जैसे पीटीआई ने जेयूआई के साथ जो कुछ किया माजी में, वो तो मौलाना फजलुर रहमान बुला के आगे बढ़े, लेकिन यही अगेन जेयूआई ने अब बड़े मुतालबात रखे हुए हैं जो पीटीआई के असद कैसर साहब के हवाले किए गए हैं। जाहिर है उसमें पॉलिटिकल कंपनसेशन होती है एक, कि आप केपी में इनके साथ क्या करेंगे, जहां से उनका ख्याल यह है कि जेयूआई के साथ ज्यादती हुई है, धांधली उनके साथ हुई है और पीटीआई को बेनिफिट हुआ है, तो वो अजला में भी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चाहेंगे। सियासी तौर पर भी मुतारिक होने के लिए उनको गवर्नमेंट में एक खास लेवल पे जाके नरमी चाहिए होगी, जो पीटीआई की तरफ से अब तक तो नहीं दिखाई दी, क्योंकि जब वो नजर आएगा कुछ चीजें तो फिर हमें इत्तेहाद में जान पड़ती हुई भी नजर आएगी। तो मौलाना फजलुर रहमान तो इसीलिए मुल्क से बाहर हैं पहले से ही, जब ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वो नहीं आए, उनकी नंबर 2-3 की आदत आ गई थी, सिंबॉलिकली उन्होंने शिरकत भी कर ली, लेकिन उन्होंने कह दिया कि इस तरीके से हम आपके साथ नहीं चलेंगे, आपको खुल के आना होगा। अच्छा, अभी ऑपोजिशन के जो मुतालबात हैं उसमें एक मुतालबा ये भी है, जैसे पीका जैसे कुछ कवानीन थे उनकी मनसूखी शामिल, आपको लगता है ये मुमकिन हो सकता है किसी सूरत में हुकूमत इस पर कोई मौसर रद्द-ए-अमल दे सकती है? देखिए वो तभी हो सकता है जैसे अदालतों में चैलेंज किया गया है, उसको परसू करें, और जर्नलिस्ट जो है वो बॉडियों ने भी उसको चैलेंज किया है और गवर्नमेंट को चाहिए आगे बढ़े, क्योंकि इसके अंदर कई चीजें ऐसी हैं जो ठीक नहीं है। वैसे पीका लाज इसलिए होने चाहिए कि सोशल मीडिया पे मादर पिदर आज़ादी नहीं होनी चाहिए, और जो चाहे पाकिस्तान की असास पे हमला कर दे, फेक न्यूज कर दे, उस पर रुकावट होनी चाहिए। नेशनल मीडिया बहरहाल बिहेव करता है, तो ऐसे में बातचीत का रास्ता चाहे अदालत से निकले या आप जाके बात करें, सिर्फ मनसूखी के मुतालबे से तो बात नहीं बनती ना, क्योंकि ये पीटीआई खुद भी कर चुकी कि पीका एक्ट उन्होंने ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किया, वो हाई कोर्ट ने उड़ा दिया, पहले मुस्लिम लीग नून ने किया। जरूरत तब समझी जाती है जब हुकूमत में होते हैं, और जब हुकूमत में नहीं होते तो समझते हैं कि नहीं गलत है। तो जरूरत तो ये है मेरी नजर में, चाहे हमारे साफी इसको सारे को चैलेंज कर रहे हो, लेकिन इसके अंदर 2-3 चीजें ऐसी हैं, जैसे सोर्स का बताना कि वो वहां बताया जाए, या पार्लियामेंट की कवरेज जो मना की गई हो और अब खुद हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियां वीडियो दे दें और हम चला दें सोशल मीडिया पे, तो फिर उस पर एतराज नहीं होना चाहिए। ये चीजें हैं जिन पे गवर्नमेंट को भी पता है कि हमें ये चीजें वापस लेनी होंगी, लेकिन इसके लिए माहौल बना लेना चाहिए। अदालतों में केस भी गया हुआ है और बातचीत भी होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ वफाकी काबीना में हम देख रहे हैं कि 25 नए अरकान शामिल किए गए हैं। आपको क्या लग रहा है, ये जो तौसी है सियासी जरूरत थी या ये हुकूमत की कमजोर पोजीशन की अलामत देख रहे हैं आप इसको? नहीं, ये पहले दिन से तय था कि कैबिनेट में तौसी होनी है, ये जरा ज्यादा हो गई है, इसलिए तनकीद भी हो रही है कि जी इतने सारे वफाकी वज़रा तकरीबन 51 हो गए, और 3 लोग जब ओथ और ले लेंगे आज या कल में, परसों में ले लेंगे, तो ये 54 पे चली जाएगी। तो ये एक भारी भरकम है। आप सिर्फ ये कह के पीछे नहीं हट सकते कि जी ये वज़रा तनख्वाहें नहीं लेंगे, तो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी ले रहे हैं, तो खर्चा तो आना है एक्सचेकर पे, खजाने पे, जो मेरे और आपकी तनख्वाहों से ये टैक्स लेके बना रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान के खर्चे, और फिर कर्जों की बुनियाद पे चल रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। अब असल बात ये होगी कि कारकर्दगी क्या है आपकी। ना तो अभी जो 18 वफाकी वज़रा थे, 3 वज़राए मुमलिकत थे, एक एडवाइजर थे, 2 स्पेशल असिस्टेंट थे,
इनकी कारकर्दगी अभी हमारे सामने इस तरह गवर्नमेंट ने बयान नहीं की। गवर्नमेंट का ओवरऑल इक्तिसादी लिहाज से एक अच्छा पोस्चर है। शहबाज शरीफ ने बड़ी मेहनत की है, आर्मी चीफ साथ लगे हुए हैं, हमने अपने आप को इकोनॉमिकली खड़ा किया है कि हम नीचे खाई में नहीं जा रहे, अब हम रुक गए हैं और अब हम पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं। लेकिन वज़रा को आना चाहिए आगे सामने कि उन्होंने अपने 1 साल में क्या किया। ये कारकर्दगी शहबाज शरीफ साहब को चाहिए। इन वज़रा को जर्नलिस्टों के मीडिया के सामने बिठाएं कि बताएं हमने क्या किया और क्या नहीं किया। ये अच्छा बुरा होना चाहिए ताकि जो अब नए वजीर बने हैं, जिनके पोर्टफोलियोज अभी कुछ शायद 44-48 घंटों में हो जाएंगे, उनको भी हो कि भाई हाँ हमें कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी और बतानी पड़ेगी। ठीक है आमिर साहब, लास्टली कमेंट बस मैं आपसे चाहूंगा, वफाकी काबीना में देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में शमूलियत इख्तियार नहीं करना चाह रही है, इसकी वजह आप क्या समझते हैं? नाराजगी है, सेफ प्ले कर रहे हैं, या कोई और रीजन देख रहे हैं आप? पूरी पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है ना, वो चाहती है, पंजाब में भी लोग चाहते हैं बाकी भी, कि वो वजारतों में जाएंगे, तनकीद तो हम पे हो रही है। लेकिन चूंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने एक मुआहिदा किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एस्टैब्लिशमेंट, इन्होंने मिल के आपस में कि आपने आईनी ओहदे लेने, उन्होंने सोचा ये था कि चूंकि बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत तेज आगे जा रहे थे उस वक्त, पीडीएम गवर्नमेंट में रहने के बावजूद शहबाज शरीफ और नून पे उन्होंने बहुत सख्त तनकीद की थी आम इंतखाबात में, तो उन्हें थोड़ी सी फेस सेविंग चाहिए थी। अब वो इनके एक किस्म के गले में पड़ गई है कि आपने आईनी तो ओहदे भी ले लिए, गवर्नमेंट पे आप रोज तनकीद भी करते हो, फिर आपको रोका भी जाता है कि भाई ये कौन सा तरीका है, क्योंकि आप चाहे वजारतें आपने अपनी विल पे नहीं ली, तो इनको अब कोई ज्यादा शहबाज शरीफ ने परसू भी नहीं किया कि आप वजारतें लें। इनके जो गिले शिकवे अपनी जगह पे मौजूद हैं और वो चलता रहेगा, क्योंकि जो मुआहिदा हुआ है उसमें जहां जहां जरूरत है वो अकोमोडेट किया भी जा रहा है, और जहां नहीं है वहां पे वो मुतालबा करते हैं, फिर वो जरदारी साहब आ जाते हैं, कभी बिलावल साहब आ जाते हैं और फिर बिठा दिया जाता है। पीपल्स पार्टी के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, उसके बदले में फिर पीपल्स पार्टी को बहुत कुछ लूज करना पड़ेगा अगर वो कैबिनेट में आते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तज़कियाकार आमिर इलियास राणा साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और देखना यह है कि काबीना में ये इजाफा गवर्नेंस को बेहतर बनाएगा या इससे मजीद सियासी भर्तियों का तासुर पैदा होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का महीना बरकतों, रहमतों और नेकियों का महीना है, लेकिन जैसे ही रमज़ान करीब आता है बाज़ारों में रश बढ़ जाता है, कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं और घरेलू बजट अक्सर काबू से बाहर हो जाता है। बहुत से घराने महीने के आखिर में माली दबाव का शिकार हो जाते हैं क्योंकि गैर ज़रूरी ख़रीदारी की जाती है। महंगे अफ्तारी दस्तरख्वान और बेतरतीब अखराजात बजट पर असरअंदाज होते हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि रमज़ान में किस तरह से दानिशमंदी से बजट बनाया जाए ताकि ना सिर्फ पैसे बचें बल्कि खाने पीने में भी तवाज़ुन रहे। आज के मॉर्निंग शो में हम बात करेंगे कि कम आमदनी वाले घराने भी कैसे अपना रमज़ान बजट बेहतरीन अंदाज में तरतीब दे सकते हैं, और इस बारे में हमारी रहनुमाई करेंगी होम इकनॉमिक्स की माहिर अतिया गिलानी साहिबा। अतिया साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। रमज़ान के दौरान घरेलू बजट तरतीब अगर हमें देना है तो उसका सबसे मौसर तरीका क्या हो सकता है? सर, जो पहली बात है ना वो ये है कि जब मुसीबत सर पे आ जाए तो तब नहीं जागना। आपको पहले पता है कि रमज़ान जो है वो आना ही आना है, उससे पहले ही हम प्लानिंग करें। आपकी प्लानिंग जो है वो एक अच्छे होम इकोनॉमिस्ट की या एक अच्छी जो घरेलू खातून होती हैं उसकी प्लानिंग ये होनी चाहिए कि चांद देखने के बाद तैयारी नहीं करनी, बल्कि उससे कई महीने पहले जो है वो आपने थोड़ा प्लान करना है। जो राशन सेल्स पे चीज़ों पे, क्योंकि जो हमारे यहाँ राशन की 2 किस्में होती हैं जो हम ज़्यादातर फूड इस्तेमाल करते हैं। रमज़ान में सबसे पहली तो बात यह है कि 3 चीज़ें आपकी जो है ना वो एडिशनल अखराजात के तौर पे आपके ऊपर पड़ जाती हैं। पहली चीज़ है कि आपके फूड आइटम्स जो कि आपने खाना पीना करना है वो आपका थोड़ा सा ज़्यादा उसमें वैरायटी चाहिए होती है। भूख उतनी होती है लेकिन बस वैरायटी चाहिए होती है, लेकिन हम अपनी भूख में सोचते जाते हैं और बनाते चले जाते हैं। और दूसरी चीज़ जो है वो ये होती है कि हमें चैरिटी जो है वो इन एनी केस, चाहे वो छोटे से कम आमदनी का घराना हो या ज़्यादा आमदनी का घराना हो, उसकी बजट में रमज़ान में प्रायोरिटी होगी कि वो कुछ ना कुछ चैरिटी के लिए ज़रूर दे। तीसरी चीज़ ईद की सेलिब्रेशन है। जब ईद की सेलिब्रेशन होगी तो रवायात तो वो वाली रवायात तो दम तोड़ चुकी है कि जब हम बहुत सारे तहाइफ जो है वो बांटा करते थे, अब तो घर की सतह के ऊपर ही होता है। तो इन तीनों चीज़ों को मरहलावार प्लान करने की ज़रूरत होती है रमज़ान से पहले। ठीक है कि अगर आप आहिस्ता आहिस्ता करके हर महीने कुछ ना कुछ खरीदारी करते जाएं, कुछ सेविंग करते जाएं। सेविंग का तो फिर लाजमी है ना कि जब आपने बजट बनाना है तो सेविंग जो है वो उसके भी तरीके हैं, वो आगे चल के इसके ऊपर बात कर लेते हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि आप जो नॉन पेरिशेबल आइटम है, जो चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं,
लाइक खजूरें हैं, चने हैं, राइस हैं, ये चीज़ें आपको साल के मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर जो है वो अपने पास स्टोर कर लेनी चाहिए। स्टोरेज अच्छा करें, वो आपके पास बेहतरीन होगा। अब अगर आप नहीं कर सके तो भी परेशान ना हो, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट्स जो हैं या जो हमारे मुखैर हजरात हैं वो कुछ ना कुछ ऐसे सेल पॉइंट्स ज़रूर बनाते हैं रमज़ान में चैरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहाँ पे आपको कम से कम थोड़ी सी इकोनॉमिकल कम रेट्स में चीजें मिल जाती हैं, चॉइस की नहीं मिलेगी। जिस तरह से आप भी ये कह रही हैं कि हम एकदम मतलब जैसे रमजान आता है तभी सब लोग निकलते हैं मार्केट्स की तरफ, उसी वजह से फिर जो ताजिर हजरात भी हैं वो भी रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, चीजों की शॉर्टेज हमें देखने में आती है। ये एक सबसे बड़ी वजह भी है कि अगर हम में से कुछ लोग भी चीज़ों को मैनेज करना शुरू कर दें तो शायद इतना बर्डन ना पड़े। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, आप रमज़ान का महीना, सबसे पहले तो आने वाले रमज़ान की मेरी तरफ से मुबारकबाद भी, लेकिन मैं आपको एक बात ये ज़रूर कहूँ कि रमज़ान आपको फूड डिसिप्लिन दे रहा है कि आपने खाना किस वक्त है, उठना किस वक्त है, प्लान पहले से करना है और आपने वक्त पे जो है रोज़ा खोलना है। ये नहीं कि बहुत तो क्या चीज़ है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जो एक महीने के अंदर आपने सीखनी है उसको पूरे साल पे अप्लाई करना है। ये नहीं कि ईद मनाई और फिर आप भूल गए कि उस रमज़ान के क्या लेसन्स थे। तो बुनियादी तौर पे जितना आप, और फिर आप अपनी फूड आइटम्स देखें, आपके घर में ज़्यादातर जो है ना वो जब भूख लगती है, वो कहते हैं यू मस्ट नॉट बाय ग्रोसरी व्हेन यू आर हैविंग सम हंगर, यानी आपकी जब भूख है ना तो आप आपने ऑर्डर नहीं करना चाहिए। आप अपनी भूख से ज़्यादा अपनी भूख से की वजह से चीज़ों की तरफ आपका बार बार तवज्जो जाती है और बनाते चले जाते हैं, वो सरप्लस हो जाती हैं, बिल्कुल ज़ाया होती हैं। तो उसको जो है वो कंट्रोल करने की ज़रूरत है। फिर टेक्निक ये होनी चाहिए कि जब आप रमज़ान में कुकिंग करने भी बैठे तो कुकिंग में भी अब तो अल्लाह का शुक्र है हर किसी के घर में फ्रीज़र जो इस तरह की कोई चीज़ मौजूद है कि स्टोर कर लेते। आप वक्त से पहले उसे कुक कीजिए, चीज़ों को सेमी डन करके रखिए और रोज़ के रोज़ पोर्शंस में निकालिए, निकाल के अफ्तार के टाइम पे और सहरी के टाइम पे जो आपको सूट करती है चीज़ उसको आप बना लीजिए। ठीक है। और एक बड़ी वजह आप ये समझती हैं कि जब रमज़ान में इफ्तारी का वक्त होता है उस वक्त हम अपने दस्तरखान को थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें एडअप कर लेते हैं जो फिर हमारे बजट पर भी असरअंदाज हो सकती हैं, जिसपे थोड़ा सा हाथ जिसे कहते हैं कि हल्का भी रखा जा सकता है। अच्छा, उसमें एक चीज़ का बड़ा अमल दखल जो है ना वो हमारी जो कमर्शियल्स आते हैं ना कि इतना डिस्काउंट इस डील के ऊपर है, और हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो माशाल्लाह, हम भी मतलब उसमें अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है कि आप फूड डिलीवरी ऑर्डर करें, आप चीज़ों को, उससे बजट आपका बहुत तेज़ी के साथ बाहर जाता है। ठीक है, वंस इन अ मंथ, वंस और ट्वाइस तो ठीक है, लेकिन अब तो इतनी आसान रेसिपीज़ जो है यूट्यूब पे डिफरेंट ऑनलाइन चैनल्स के ऊपर मौजूद हैं कि आप घर पे उससे बेहतर और कम कीमत में ट्राई कर लेते हैं। तो वो जो सब्र है ना, वो सब्र इन एनी केस, वो जो हर 11 महीने के बाद 1 महीना अल्लाह ताला कहते हैं कि भाई सीख जाओ, ये सब्र है, तो वो सब्र जो है वो महीने में भी नहीं सीख रहे हैं। तो इफ्तारी में आपको क्या लगता है कम खर्च या सेहतमंद खानों की अगर हम बात करें उसके लिए तजावीज़ आप क्या देना चाहेंगे? लेकिन सबसे पहली तो बात ये है कि जब हम खानों की बात करते हैं 2 चीज़ों पे हमारा बहुत फोकस होता है विच इज़ अनहेल्दी, कि एक तो फैट्स, फ्राइंग वाले आइटम्स हम बहुत यूज़ करते हैं। बिल्कुल, सबसे पहला हिस्सा होता है वैसे वो मेन्यू का जो आप मना करना चाह रही हैं। जी यूं लगता है जैसे रमजान फर्ज नहीं हुआ, पकौड़े फर्ज हो गए। तो एक तो वो चीज़ है, दूसरा मीठी चीज़ों की तरफ हमारा बहुत रुझान है, क्योंकि मीठा जो है ना वो फौरी तौर पे आपकी एनर्जी जो है आपको दे देता है, आपको लगता है जैसे आप में अब जो है वो जान आ गई। और एक कॉन्सेप्ट और भी है कि आप ज़्यादा खाएंगे तो यानी सहर को में ज़्यादा खाएंगे तो आपका जो रोज़ा है वो कम लगेगा, और अगर आप इफ्तार में ज़्यादा खाएंगे तो इसका मतलब है अगले दिन का रोज़ा अच्छा गुजरेगा। ऐसा कुछ नहीं होता, जितनी आपकी भूख होती है उतनी ही आपकी भूख होती है। आपने उसको, अगर आप ओवर ईटिंग करेंगे तो वो ओवर ईटिंग है, वो आपकी बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब तो उस तरह से नहीं करना, स्पाइस के फैट कुछ लोगों को मैंने भी ये नोटिस किया है, बहुत से क्लोजेस्ट सर्कल में भी हैं, जैसे वो इफ्तार के टाइम पे इस तरह के लवाजमात मैंने देखा वो नहीं करते हैं, मतलब फ्रूट चाट हो गई, पकौड़े, समोसे, इस तरह के मशरूबात जो आप कह रही हैं, वो डायरेक्ट खाना खा लेते हैं। उससे मैंने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा सेविंग कर लेते हैं, वो रात का डिनर उसी टाइम पे कर लेते हैं, क्योंकि जब मगरिब का टाइम हो रहा होता है फिर उसके बाद वो तरावियाँ पढ़ के वो सो जाते हैं, सहरी में वो उठ जाते हैं। तो मैंने देखा वो लोग बड़ा इकोनॉमिक वाइज अगर हम देखें हेल्दी भी है, वो हेल्दी भी है, और साथ ही साथ जब जो हम बात करना चाह रहे हैं, लोगों को समझाना चाह रहे हैं, वो बैलेंस हो सकता है किसी सूरत। बिल्कुल बैलेंस हो सकता है। और अगर आपको फिर भी आपका दिल चाह रहा है कि आपने कोई स्नैक्स है तो 9 बजे के बाद, तरावियों के बाद, इतनी मेहनत मुशक्कत के बाद थोड़ी सी भूख लगी होती है, आप उस टाइम पे अपने स्नैक को शिफ्ट कर लें, वहाँ पे खा लें और जाके जो है वो आप सैर में। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी सी जो है ना वो जो सेल्फ मैनेजमेंट है, एक तो जो स्पिरिचुअल मैनेजमेंट भी आपकी तभी होगी। वो कहते हैं फास्टिंग जो है ना उसमें
सबसे खूबसूरत इबादत है कि जिसके अंदर आपको पता है, कहते हैं नमाज इंसान अपने लिए पढ़ता है और सब्र इंसान अल्लाह के लिए करता है, तो उस वक्त आप बहुत करीब होते हैं अल्लाह ताला के, बहुत ज़्यादा उस रास्ते के ऊपर होते हैं। तो वाई नॉट कि आप जो है वो सारा साल खाते हैं, 1 महीने के अंदर ये वाला सब्र भी करके देखना चाहिए, वो आपकी हेल्थ के लिए बेहतर है। ठीक है, देखिए जो आपका रिलीजन है ना, वो इस लिहाज से बड़ा अच्छा रिलीजन है, वो 3-4 चीज़ों पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। जहाँ पे आपकी मोरालिटी यानी अखलाकियात डैमेज होती हो, जहाँ आपकी हेल्थ डैमेज होती हो, जहाँ आपकी सोसाइटी डैमेज होती हो, तो बेहतर ये है कि उस चैनल की तरफ आएँ जो कि जिसके लिए हमें रमज़ान दिया गया है। ठीक है, तो यानी कि इजाफी खर्चात को हमें कंट्रोल करना है, तो फिर हमारी वो जो एक जिसे कहते हैं क्रेविंग्स हैं उनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट मरला ईद का भी आ जाता है, वहाँ पर भी ताकि आपका बजट सेव रहे। बहुत ज़्यादा जो दावतों का सिलसिला है वो जब हम कर लेते हैं तो हम अपने बजट को खुद से टाइट कर लेते हैं। जी बिल्कुल, दावतों का सिलसिला और फिर जो होस्ट दावत होती है जिनके तमाम अफराद इकट्ठे होते हैं, तो ये भी हो सकता है कि आप एक डिश जो है, 1 डिश का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट होता था। हम ज़्यादा पुरानी बात नहीं, हम देखा करते थे कि कोई कुछ बना के लेके आ रहा है, जी हम आ रहे थे तो हमने ये बना लिया, तो ये एक कल्चर डेवलप करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, जहाँ तक ईद गिफ्ट्स की बात है, ईद गिफ्ट्स के सिलसिले में भी चूड़ियाँ भी जो है वो रमज़ान से पहले भी मिलती हैं, सिर्फ चांद रात को ये है कि दूनी कीमत पे मिलती हैं। इसी तरह ईद के जो कपड़े हैं या जो आपने बनाने हैं वो आपके पहले से अगर प्लान हो जाएंगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। वही पैसे आप किसी चैरिटी में लगा सकते, क्योंकि 20% ऑलमोस्ट सर्विस जो है वो ये कहते हैं कि 20% आपकी चैरिटी और डोनेशन जो है वो रमज़ान में हर फर्द जो है वो करता है, तो उसको मैनेज करें। फिर सेविंग की बात की थी आपने, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आपको रमज़ान के अंदर सेविंग चैनल्स भी, अब कुछ लोग होते हैं वो कुछ खाने बनाने में बहुत माहिर होते हैं, उन्हें रमज़ान के अंदर समोसे बनाने, इस तरह के ऑर्डर्स जो हैं, मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जो कि इस तरह के ऑर्डर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, या वो इस तरह की चीज़ों को कर रहे होते हैं कि वो खुद से बनाया और सप्लाई भी कर दिया। एक तो उसका इजाफी अर्निंग आएगी। फिर किचन गार्डनिंग, ज़्यादातर चीज़ें जो महंगी होती हैं, सब्जी बहुत महंगी हो जाती है, क्योंकि फ्रूट तो बहुत रुझान है आजकल वैसे लोगों का किचन गार्डनिंग। फ्रूट तो आजकल जो है वो लो इनकम वाला तो कम ही सोचता है, लेकिन जो सब्जी है वो भी एटलीस्ट आप घर के लेवल पे अगर डिफरेंट पॉट्स वगैरह में लगाई भी हो तो आपकी वो वाली कॉस्ट कटिंग भी जो है वो बहुत आसानी के साथ हो जाती है, और आपकी जो फ्लेवर चाहिए आपको अफ्तार में या सहर में वो आराम से अवेलेबल मिल सकता है। तो इसका मतलब फिर एक अच्छा रमज़ान बजट अगर हमें बनाना है तो उसकी प्लानिंग में हमें इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है कि हमें कुछ अरसा पहले इन चीज़ों को प्लान करना है, उसके साथ साथ सेविंग की जिस तरह से आप बात कर रही हैं, और फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें, जैसे आपने कहा कि रमज़ान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑर्डर करते हुए हमें दिखाई देते हैं, तो ये भी एक अच्छा बिजनेस हो सकता है अगर इस पर फोकस किया जाए। बिल्कुल, और वो साफ सुथरा फूड होता है, वो उसके लिए आपको किसी लाइन में खड़े होकर किसी रेडी से समोसे नहीं खरीदने पड़ेंगे। वो खातून जो है अगर वो इस तरह के काम कर ले तो घर में इजाफी इनकम भी आ जाएगी और वो आप इंजॉय करते हैं। हमारे यहाँ वो कल्चर आना चाहिए कि एक फर्द ना कमाए, तमाम लोग जो हैं वो अपना हिस्सा डालें, सो दैट कि हम फिर ये महंगाई करोना ना रोएं। महंगाई करोना हम उस वक्त रोते हैं जब वही बात नीड असेसमेंट जब हमारी नहीं होती, जब हमारी ख्वाहिशात हमारी ज़रूरियात पे हावी हो जाती हैं और हम जागते नहीं हैं, अचानक जागेंगे तो कि जी सुबह रमज़ान है तो अब हमें सेविंग करनी चाहिए, फिर उस वक्त गुजर यानी कि तैयारी हमें पहले से ही कर लेनी चाहिए। जैसे अगर हम ईद की तैयारियों के हवाले से भी बात करें, आपने खुद ही बताया कि फिर रेट दुगने हो चुके होते हैं, बिल्कुल चांद रात को स्पेशली लोग मेहंदी का रेट दुगना हो चुका है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके साथ साथ दर्जियों पे खवातीन बहुत शिकवा करती दिखाई देती हैं कि एक तो पैसे बहुत ज्यादा लेते हैं, टाइम पर कपड़े नहीं देते, खराब करते हैं, कपड़े खराब भी करते हैं। यानी वो यही वक्त से पहले वैसे लेडीज क्यों नहीं करती? देखिए, एक तो दो चीज़ें हैं, वो इसलिए नहीं करती कि उनका ध्यान नहीं गया होता। वही बात है ना कि इतनी हम सोचते ही नहीं है, बीइंग ए नेशन थोड़े से ऑर्गेनाइज नहीं है, हमारी ट्रैफिक भी बताती है कि हम इतने ऑर्गेनाइज नहीं है, तो थोड़ा हमें सीखने चेंजेस आ रही हैं। अच्छी बात यह है कि हमारी चेंजेस आ रही हैं, हमारी सोसाइटी भी, हमारी गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बार बार अलार्म देती रहती है कि जी यहाँ से ले लें, ये कर लें, लेकिन वहाँ जाके रमज़ान बाजार के अंदर ये होता है कि वहाँ पे एक चीज़ इस्तेमाल आपने करनी है, आप 4 खरीद के लाएंगे ताकि आप स्टोर होर्डिंग कर लें। तो कोशिश करें कि इसमें अगर आपने अच्छाई करनी है तो उसका भी सवाब है, अगर आपने बुराई करनी है तो उसका भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अपने आप को ऑर्गेनाइज ठीक है। अच्छा, अभी जिस तरह से फ्रीजर आइटम्स की भी हम कुछ बात कर रहे हैं कि खाने से
अगर हम महफूज कर लेते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा बेहतर रह सकता है। कौन कौन सी ऐसी आइटम्स हैं वो भी अगर हम लोगों को बता सकें कि वो अगर वो फ्रीज कर लेते हैं तो वो उनके काम आ सकती है। बिल्कुल ऐसा है कि आप जो जैसे ये लेग्यूम्स यानी जो बीन्स होते हैं, चने हैं, खजूरें हैं, इस तरह की चीज़ें आप बना के फिर नट्स, ड्राइड नट्स का बड़ा अहम रोल है क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होती है आपको, तो ड्राइड नट्स जो हैं वो आप उसकी बार्स बना के ओट्स के साथ चनों को मैश करके या कुछ वो आप उसमें बॉल्स की फॉर्म में आप उसको रख सकते हैं। आप टाइम में निकालें उसको जो है वो डिफ्रॉस्ट करने के बाद थोड़ा सा उसे रिफ्रेशिंग करके गार्निशिंग के साथ इस्तेमाल। बट नॉट ओनली फूड, मैं आपको अगेन ये कहना चाहूँगी कि आपको जो है ना वो बेसिकली आपकी जितनी 3-4 नेसेसिटीज़ हैं इंसान की, उसमें आपको मैंने 3 बता दिए। चैरिटी भी अगर आपने करनी है तो आप पहले से प्लान करें, आपको पता है आपने देना है तो आप पहले से प्लान करके रखें। और फूड आइटम्स को भी बल्क में बना के पोर्शंस में करें, ये आपके लिए बहुत काम आएगा। सेविंग के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप कंज्यूम करें चीज़ों को इस तरीके के साथ, या ऑर्डर्स लें कि वो आपको जो है वो हेल्प आउट कर दें। और साथ के साथ जो है वो डिफरेंट रेसिपीज़, आसान सी चीज़ें होती थी जो कि हम लोगों ने खुद भी खाई हैं, और अब वो डिलीवरी के नाम के ऊपर, इन चीज़ों के नाम के ऊपर जो है वो डबल प्राइसेस देकर डबल प्राइसेस के ऊपर। ठीक है, अच्छा लास्टली मैं कमेंट चाहूँगा आपसे, जैसे अब बहुत सी सुपर मार्केट्स हैं, बहुत से डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, वहाँ से जब हम चीज़ें खरीदते हैं तो हमें रेट्स के फ़र्क पता चलते हैं। अगर हम थोक मार्केट में जाकर देखें तो ये भी तो एक हल हो सकता है कि आप थोक मार्केट जाएं, थोड़ा सा इकट्ठा सामान बाय करना शुरू कर दें 2-3 महीने पहले, या इवन रमजान के लिए जाते हैं तो अगर आप काफी फायदा आपको मिल सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली उस डिपार्टमेंटल स्टोर की कॉस्ट और उस थोक मार्केट की जो कॉस्ट है उसमें बड़ा फर्क है। प्राइस कंट्रोल पे बहुत काम होने की जरूरत है। इसी वजह से अगर आप महल्ले की दुकान से खरीदते हैं ना तो डेफिनेटली उसमें 10-15 रुपए ज्यादा ही दे रहे होते हैं, तो उसकी बजाय आप डायरेक्टली मंडी पे जाके या इस तरह की डायरेक्ट सोर्स की जगह पे जाके खरीदेंगे, वो आपको इकोनॉमिकल पड़ती है। तो ये प्लानिंग भी हो सकती है, आप वीकली ग्रोसरी कर लें। जब आप चीज बल्क में खरीदते हैं ना, एक तो उसमें बरकत, और वह है बरकतों का महीना, हमें नहीं पता चलता कि किस तरह से वो जो है उसके अंदर चीजें मल्टीप्लिकेशन जो है वो होती जाती है, और वो हम महंगाई का रोना भी रो रहे होते हैं लेकिन रमजान भी अच्छा गुजर जाता है, ईद भी अच्छी गुजर जाती है। तो थोड़ी सी जरा नियत के साथ इस पे काम कर लिया जाएगा तो वाई नॉट के अल्लाह ताला की तरफ से भी बरकत होगी और आपके पैसे भी बच जाएंगे और रमजान डेफिनेटली बहुत बेहतर तरीके से गुजार। ठीक है, बहुत शुक्रिया। होम इकोनॉमिक्स की माहिर अतिया गिलानी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी, और उम्मीद करते हैं कि जो भी टिप्स हमने आपके साथ शेयर की हैं, कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि रमज़ान से पहले हम तमाम चीज़ों की तैयारी कर लें, लेकिन अब भी वक्त नहीं गुजरा है। अगर हम अपने रमज़ान के दस्तरखान को थोड़ा सा श्रिंक रखें, ज़्यादा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन पर हम नहीं जाते हैं, और इफ्तारी के टाइम पर या सहरी के टाइम पर ज़्यादा लवाजमात में नहीं पड़ते हैं, तो आपका बजट काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज हो सकता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। एक इंटरेस्टिंग वाकया आपके साथ शेयर करते हैं। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जो हकीकत से ज़्यादा किसी फिल्मी कहानी का हिस्सा लगते हैं। सोचें कि अगर आप एक ख्वाब देखें, और एक ऐसा ख्वाब जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता हो, और फिर अगले ही दिन वो ख्वाब हकीकत का रूप धार ले। ये कोई ख्याली कहानी नहीं है, बल्कि शुमाली कैरोलिना के रॉबर्ट हुबन की ज़िंदगी का एक असल वाकया है। रॉबर्ट ने एक आम दिन की तरह नॉर्थ कैरोलिना एजुकेशन लॉटरी के कैश गेम में हिस्सा लिया, $1 का मामूली सा टिकट, लेकिन किस्मत उस पर मुस्कुरा रही थी, या शायद किस्मत ने पहले ही उसे एक इशारा दे दिया था। रॉबर्ट ने वो टिकट खरीदा और रोज़मर्रा की तरह नींद की वादी में चला गया, मगर इस रात कुछ गैर मामूली हुआ। ख्वाब में उसने एक रकम देखी जो कि $1,10,000 थी। एक ऐसी रकम जो ना कि कम थी ना ही ज़्यादा, बिल्कुल वही जो वो अगले दिन जीतने वाला था। ख्वाब से जागते ही उसके जहन में वही नंबर गर्दिश कर रहे थे, लेकिन वो अपने आप पर मुस्कुराया कि शायद ये एक आम ख्वाब था या शायद नहीं। अगले दिन जब उसने लॉटरी के नताइज देखे तो वो हैरान रह गया, क्योंकि $1,10,000 बिल्कुल वही रकम, वही जैकपॉट जो उसने ख्वाब में देखा था। ये सब उसे एक मौजज़ा लग रहा था, या फिर शायद किस्मत का पहले से लिखा हुआ मंसूबा। रॉबर्ट के लिए लम्हा किसी भी जादुई कहानी से कम नहीं था। हम में से किसी के साथ भी होता तो शायद हम भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते, खुश हो जाते। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब उसने अपने अहले खाना को बताया तो वो यकीन ही नहीं कर सके। सब यही समझ रहे थे कि वो मजाक कर रहा है, क्योंकि वो आमतौर पर ऐसी शरारतें भी करता था। लेकिन इस बार ये कोई मजाक नहीं था, बल्कि ये एक हकीकत थी जो रॉबर्ट के साथ पेश आ चुकी थी। एक ऐसी हकीकत जो किसी भी लॉटरी खिलाड़ी के लिए ख्वाब से कम नहीं होती।
क्योंकि जिस तरह से लॉटरी का टिकट ख़रीदा गया, जिस तरह से उसके ख्वाब में सेम अमाउंट का आना और सेम सारी चीज़ों का होना, तो ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभार हमारे जो ख्वाब होते हैं ये सिर्फ ख्यालात नहीं होते हैं, बल्कि ये कायनात के किसी बड़े राज की झलक भी हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या महज ये एक इत्तेफाक था या फिर वाकई किस्मत ने पहले से ही उसे ये इशारा दे दिया था कि वो इतना बड़ा इनाम जीतने वाला है जो उसकी ज़िंदगी को भी बदल सकता है? पाकिस्तानी रुपीज़ में तो अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो तकरीबन ये 3 करोड़ से भी ज़्यादा की अमाउंट बन जाती है। लेकिन अगर हम अमेरिका की भी बात करते हैं तो वहाँ पर भी $1,10,000 एक बड़ी अमाउंट है जब आपने चंद डॉलर्स में एक टिकट ख़रीदा हो और वहाँ पर आपका इतना बड़ा जैकपॉट लग जाए। तो अब ये भी हमें सोचना चाहिए, क्या जो हमारे ख्वाब होते हैं वो हमें हमारे मुस्तकबिल के बारे में बता सकते हैं या हमें किसी भी तरीके से गाइड कर सकते हैं, या फिर ये सब महज एक खुशकिस्मत हादसा था जो रॉबर्ट के साथ पेश आया और ये लम्हा ज़िंदगी के सबसे हसीन लम्हात में से उनका एक लम्हा बन गया होगा। शायद कहीं ना कहीं किसी और के ख्वाब में भी कोई खुशकिस्मती छुपी हो। बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके साथ भी ऐसा हो, बस इंतज़ार इस बात का है कि कब वो ख्वाब हकीकत में ढल जाएं। तो अगर आपके साथ भी, किसी के साथ भी ऐसा कोई वाक़या पेश आया तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें इस हवाले से आगाह कीजिएगा, अपनी स्टोरी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के जो वाक़यात हैं आमतौर पर हम देखते हैं कि लोगों के साथ कहीं ना कहीं पेश आते हैं, उनकी जो किस्मत है वो एक ही दिन में बदल जाती है। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।